नमस्कार दोस्तों राजनीति में पूरा का पूरा खेल गणित का होता है। पूरा का पूरा खेल हिसाब किताब का होता है। उसके पीछे आज आप विचारधारा मत देखिएगा, क्योंकि भारत देश के लोकतंत्र की असल सच्चाई बहुमत का वो आंकड़ा होता है जिसके आश्रय सत्ता मिल जाए तो फिर लोकतंत्र की जय हो। अगर आंकड़े में पीछे पड़ गए तो फिर लोकतंत्र सही तार तार होते हुए भी दिखाई देने लगता है। लेकिन पहली बार देश के भीतर ऐसा हो रहा है कि हलचल बिहार की राजनीति को लेकर के है। यानी 2025 दस्तक दे चुका है। इस साल के अंत में बिहार के भीतर विधानसभा का चुनाव होना है और वहीं पर दो तीन सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारों को खाए जा रहा है। एक सवाल तो यह है कि क्या सच में छात्रों का आंदोलन क्या सत्ता को बदलने की ताकत रखता है। वही दूसरा सवाल है, क्या बिहार के भीतर सत्ता बदलने की ताकत अगर छात्रों में है तो क्या इस दौर में खलनायक बिहार में नीतीश कुमार है या फिर उनके साथ समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी भी है। और वहीं पर अंतिम और तीसरा सवाल, क्या बिहार को कई नए चेहरे का इस दौर में जरूरत है, कई सच में है और वो चेहरा मौजूदा समय में आरजेडी के भीतर नहीं है क्या। ये तीन सवाल दरअसल आज के दौर में बिहार की राजनीति को लेकर के दिल्ली के भीतर लगातार कहीं ना कहीं हड़कंप मचाए हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई भी अपना एक ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार को अपने पीछे लेकर के चल सके। चुनावी जीत के लिए जातीय समीकरण मायने रखता है, इस बात से कोई इनकार इस दौर में कर ही नहीं सकता, लेकिन चेहरा तो साहब चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा हुआ करते थे, सुशील मोदी, जिनका निधन हो चुका है। और उस खालीपन को भरने के लिए, उस शून्यता को भरने के लिए बीजेपी के अंदर से कोई नेता सामने उभर करके आया नहीं। अब सवाल ऐसे है कि बीते 2 दशकों से 20 सालों से नीतीश कुमार जिस राजनीतिक रेखा पे चल रहा है उसके भीतर कुछ बैलेंस आंकड़ों के हिसाब से कुछ ऐसा तैयार कर ही लेते हैं जहां पर उनके बगैर या तो आरजेडी या फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर चल ही नहीं सकती। लेकिन इस बार दिल्ली का कहीं ना कहीं मनन चिंतन नीतीश कुमार से ज्यादा चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान की उम्र चुनौती देती है बिहार में तेजस्वी यादव को, आरजेडी के नेता को। चिराग पासवान की समझ और उनकी राजनीतिक पहलकदमी भारतीय जनता पार्टी के करीब लेकर के आती है। और बीजेपी के करीब अगर उनको न भी लेकर के आए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति के वो असल वजीर बिहार के भीतर कम से कम, ऐसा माना जाता है। और उनके पास 5 सांसद भी है चिराग पासवान के पास। आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली इस बात को भी मान रही है कि दरअसल एनडीए की जो ताकत है ना संसद में, वो 293 की है। अगर उसमें से जेडीयू के सांसद समर्थन अगर वापस खींच लेते हैं, यानी ये कहे कि दिल्ली के भीतर एक बार फिर से पलटने की परिस्थिति यदि पैदा हो जाती है, जिसके लिए दरवाजा लालू प्रसाद यादव बार बार यह कहकर के खोल रहे हैं और तेजस्वी यादव वहीं पर इस समय में खामोशी बरतते हुए हैं। लेकिन बिहार के बीपीएससी छात्र आंदोलन और बीपीएससी छात्र आंदोलन के साथ साथ बिहार के सामाजिक परिस्थितियों ने हर एक व्यक्ति को चेतावनी दे डाली है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पुरानी परंपराओं के चुनाव जैसा नहीं होगा। ये चुनाव हट करके होगा और परिणाम भी चुनाव से पहले के तुलना में हट करके इसका परिणाम आएगा। और सवाल यह है कि इसमें कौन नए प्लेयर शामिल होता है, उस प्लेयर के पीछे कौन कौन खड़े होंगे। बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं, उनका पटाक्षेप 2025 में तय है, वो साथ रहे या फिर ना रहे। लेकिन उनको कुछ राजनीतिक गारंटी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी देगी नहीं, क्योंकि खलनायकी के तौर पे चाहती है भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को साधने के लिए कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा बिहार से गायब हो जाए तो फिर सामने आरजेडी होगी और आरजेडी को काउंटर करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ चिराग पासवान होंगे बिहार के भीतर। लेकिन वहीं पर अगला सवाल, चिराग पासवान को इससे होगा क्या फायदा। चिराग पासवान की अपनी सियासत अभी विस्तार की है बिहार के भीतर, उनकी अपनी राजनीतिक अभी मान्यता पाने की है बिहार में, उनकी अपनी राजनीति बिहार की राजनीति के भीतर रामविलास पासवान के तर्ज पर अपने कद को ऊंचा करने की है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और संघ का पूरा कैडर अगर चिराग पासवान के पीछे खड़ा हो जाए, जिस बात को लेकर के चिंतन मनन लगातार दिल्ली के भीतर की जा रही है, तो क्या सच में चिराग पासवान चेहरे के तौर पर, वह भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर बिहार के भीतर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उभर सकते हैं। एक और सवाल है,
आरिफ मकरान साहब राज्यपाल केरल से उड़ान भर करके बिहार पहुंच गए और आरिफ साहब बिहार के राज्यपाल बन गए। बिहार की राजनीति में उनकी दखल कम से कम समझ के तौर पे किसी भी राज्यपाल से ज्यादा होगा। और दूसरा वहीं पे एक सवाल है कि आरजेडी का जो वोट बैंक जिस एमओआई समीकरण के भीतर जो बिहार के भीतर चलते थे, उसके भीतर एक बात आज के दौर में और भी सामने उभर करके आ गई है कि कांग्रेस पार्टी अपनी वजूद को लगातार बिहार के भीतर टटोल रही है। वो चाह रही है कि वो पुरानी पारंपरिक परिस्थितियां कांग्रेस के साथ जुड़ जाए जो 30-35 साल पहले कांग्रेस के नाम पर बिहार के भीतर हुआ करती थी। और इसी दौर में लालू प्रसाद यादव कहे या फिर तेजस्वी यादव कहे या फिर आरजेडी कहे, वो अपनी राजनीतिक विस्तार को कम होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। यही से असल खेल की शुरुआत होती है, जहां पर लालू प्रसाद यादव जब ये कहते हैं कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, तो ये संदेश नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी की ओर इशारा करता है। और वहीं पर नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी को उस दिशा में ले जाती है जहां पर वो बिहार के भीतर एक नए राजनीतिक प्रयोग करने की दिशा में आए और चिराग पासवान को सामने लाकर खड़ा किया। और इन सब के लिए क्या पटना का राज्य भवन भारतीय जनता पार्टी का नया हेडक्वार्टर अगले 8-10 महीनों तक चलने वाला है? क्योंकि आरिफ साहब राज्यपाल साहब की जो मौजूदगी, वो समाज के भीतर किसी भी कार्यक्रम में उनके खुले तौर पे जाना आना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलना, भारतीय जनता पार्टी को नेता जो है सो राज्यपाल साहब से मिलना, और जिस वोट बैंक के आश्रय आरजेडी अपनी मौजूदगी बिहार के भीतर दर्ज कराना चाहती है, उसमें सेंध लगाने के लिए आरिफ साहब की उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक समझ इतनी इस दौर में मायने रखती है। इस बात से भी इस बात की अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास दिल्ली का वह ग्रीन कार्ड नहीं है जो ग्रीन कार्ड इस समय में राजभवन के भीतर बैठे हुए आरिफ साहब के पास। बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार, जो देश आगे जाएगा बिहार। सुन लिए, यानी आरिफ साहब के विचार के तौर पर, सेंधमारी करने के तौर पर, नए बिसात बिछाने के तौर पर, और इस समय में आंदोलनरत बीपीएससी छात्रों के सामने भी बिहार के अंदर एक भविष्य का मसौदा कहीं न कहीं तैयार करके कम से कम मौजूदा नीतीश कुमार की सत्ता को अगर खारिज करने की जरूरत बिहार के अंदर पड़ गई, जहां पर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाए, तो फिर ऐसे में आरिफ साहब से बेहतरीन व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए व्यवस्था इस रूप में की जा रही है कि हर महीने कम से कम 1 या 2 सेमिनार राज्यपाल की मौजूदगी में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के भीतर होनी चाहिए। और वहीं पर आरिफ साहब अपनी समझ, अपनी दृष्टि और राजनीतिक तौर पर जहां पर सेंध लगाना है, वहां पर उन तमाम सारे बातों का खुलेआम खुले तौर पर जिक्र कर पाए, जिससे धीरे धीरे बिहार के भीतर एक मैसेज उसी तरीके से आगे जाने लगे जैसे प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के जरिए बिहार भर के भीतर पैदल यात्रा करते वक्त उस मैसेज के भीतर का सच बिहार की अर्थव्यवस्था रही है। और बिहार के भीतर अर्थव्यवस्था में जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति ने सेंध लगाई है, और जाति की राजनीति करने वाले अपने परिवार के अनुकूल राजनीति साधने में लगे रहे। इसी बात के लिए परिस्थितियां कैसे बिहार के अंदर बिगड़ती रही, यानी एक के साथ प्रशांत किशोर, जिनके निशाने पर बीते 30 सालों से कभी लालू प्रसाद यादव, कभी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन्हीं तमाम बातों का जिक्र प्रशांत किशोर ने करते रहे। लेकिन नया सवाल मौजूदा वक्त में यह है, क्या इस समय में एक बिहार में नई राजनीति उभर करके आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है? और दूसरा पहलू इसका यह है कि बिहार की राजनीति के भीतर अगर उलटफेर हो तो उसका असर दिल्ली के ऊपर कैसे पड़ेगा, और दिल्ली के ऊपर अगर असर पड़ने के लिए चिराग पासवान को भी कहीं न कहीं बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। और कहीं चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं बड़ा फैसला ले ले, यह भी हो सकता है। तो एक एक करके इन तमाम सारी बातों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहली बार बिहार के पटना से ज्यादा दिल्ली के भीतर हलचल है, और दिल्ली में हलचल होने का साफ मतलब है कि सत्ता किसी भी हाल में गंवाना नहीं है। इसीलिए आंकड़ों के हिसाब से अगर आज के दौर में आप देखेंगे तो एनडीए के
पास यानी 293 सांसद है, जिसमें बीजेपी के 240 सांसद है। 16 सांसद दूसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के आते हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 12 सांसद से नीतीश कुमार के। उसके बाद शिवसेना जो महाराष्ट्र के भीतर है वो 7 सांसद उनके हैं। और उसके बाद 5वां नंबर जो होता है वो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके 5 सांसद होते हैं। यानी ये कहे कि 12 अगर माइनस होता है तो 281 यानी 281 पे आ जाएगा एनडीए। 272 का जादुई आंकड़ा तब भी उसके पास ही रहेगा। इसके बावजूद ये कहे कि अभी 272 से 9 सांसद ज्यादा है, उसमें चिराग पासवान की राजनीतिक सौदेबाजी अगर सबसे ज्यादा है चिराग पासवान की। और पटना के भीतर ये एनालिसिस सियासी तौर पर आरजेडी और जेडीयू को लेकर के उनकी अपने आने वाले समय की बिसात बिछाने के लिए जो तौर तरीके सोच रहे हैं चिराग पासवान, उसके अंदर चिराग पासवान अगर वह भी इस पार आ जाएंगे, यानी एक झटके में मैसेज जैसे इंडिया गठबंधन देश भर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया था, उसी तौर पे बिहार की राजनीतिक गलियारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर कोई अगर सामने आ जाए तो आखिरी मोमेंट में यह भी हो सकता है कि साहब, आप ये कह सकते हैं जो मांझी साहब है उनके वो अकेले सांसद है, हम पार्टी के सांसद, उनका भी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। वो एक ही सही, लेकिन एक एक करके अगर टटोलना शुरू करेंगे तो काफी सारे एक एक सांसद, एनसीपी के एक सांसद, एजीपी के एक सांसद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरेशन जो असम की है उनका एक सांसद है, असू का जो झारखंड की एक पार्टी है उसका अपना दल का एक सांसद, जो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है एचएम हम पार्टी है एक सांसद उनका, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक सांसद उनका भी है। इसके बाद आएंगे तो जनसेना के 2 सांसद होते हैं, जेडीएस का 2 सांसद होते हैं, आरएलडी के 2 सांसद होते हैं, जयंत चौधरी। यानी एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर हर छोटे छत्रक या हर छोटे राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक सौदेबाजी का दायरा कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। और राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में सबसे पहले बिहार, क्योंकि बिहार के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वही सामने आकर खड़ा है। और ऐसे में चिराग पासवान भी इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं कि अगर इस बार उन्होंने रफ्तार नहीं पकड़ा या संदेश बड़ा नहीं दिया आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, तो ये बहुत दूर का खेल है कि 2030 में क्या होगा और 5 साल बाद क्या होगा, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत केवल हनुमान भर कर रह जाएगा, या फिर वो अपने तौर पर बिहार के अंदर यही पे कहे कि लंका के भीतर आग लगाने की स्थिति में हनुमान बनकर के उभर सकते हैं क्या। ये दोनों को अलग अलग रास्ते चिराग पासवान को चलना होगा। वहीं पर नीतीश कुमार की मुश्किल हालात यह है कि नीतीश कुमार के साथ खड़े सांसदों को इस बात का भरोसा हो ही नहीं रहा कि जो खास तौर पे उनके जो सबसे करीबी सिपा सलार थे वो आज इस भरोसे को पा ही नहीं पा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो इस बार जनता दल यूनाइटेड कोई तोड़ दिया जाए क्या, यानी जेडी को, और एक झटके में चले जाए क्या बीजेपी के हाथों में। यानी ये कहे कि राजनीतिक पहचान इस दौर में नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है और चमक धमक भी नीतीश कुमार की गायब होती जा रही है। लेकिन उससे आगे बढ़ के एक सवाल यह भी है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव के समय बिहार के भीतर तेजस्वी यादव जिस तरीके से चमक रहे थे, जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को लगातार दे रहे थे, क्या इस बार भी वो इस चुनौती देने की स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार के अंदर है या नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि क्या बिहार के भीतर छात्रों, बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है और छात्रों के भीतर का आक्रोश जो है वो बिहार के भीतर किसान मजदूर परिवारों की भागीदारी राजनीतिक तौर पर नहीं के बराबर होता है। और नहीं के बराबर का मतलब इस दौर में यह होता है कि जो भी राजनीति के भीतर विधायक और सांसद बन चुका है उसी परिवार से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी बिहार के राजनीति के भीतर है। तो फिर ऐसे में चिंतन मनन जो दिल्ली के भीतर किया जा रहा है और सबसे ज्यादा होने लगा है, उसमें 2 सवाल इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबसे बड़ा सवाल इस दौर में ये होने लगा कि आखिर बिहार के भीतर नीतीश कुमार की अगुवाई में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाना चाहिए या फिर नहीं लड़ा जाना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, अगर खुद की पार्टी को फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोले या ना खोले, लेकिन आप अपने लिए ऐसी व्यवस्था बना लीजिए कि दरवाजा ऐसे बंद हो जाए। और इसके काफी आसान तरीके हैं कि जिन जिन तरीकों की मांग बिहार के भीतर नीतीश कुमार ने केंद्र से किया है और चंद्रबाबू नायडू ने भी किया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद जैसे कम होंगे
सरकार दिल्ली के भीतर अल्पमत में आ जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक सौदेबाजी, उनकी अपने राज्य की राजधानी अमरावती के लिए जितनी बड़ी पूंजी दी जा रही है, और इस समय में बिजावारा कह लीजिए या फिर आंध्र प्रदेश की परिस्थिति को अगर समझे, तो तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इस दौर में चंद्रबाबू नायडू के दरवाजे पर हैं। लेकिन सवाल है, बिहार के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के भीतर पिछले दिनों अडानी ग्रुप की मौजूदगी जरूर रही, बिहार के जो बिजनेस समिट था, और उन्होंने भरोसा दिया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति अब तक उस दिशा में नहीं जा पाई जहां पर इस बात को कहा जा सकता है कि देखिए हम इसके लिए आए, वोट हमें दे दीजिए, देखिए इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, वोट हमें दे दीजिए। अभी बिहार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिकरण ऐसा हुआ ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीतिक पहचान अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से जोड़ करके जरूर बना ली, और उनके लिए जो दरवाजे कॉर्पोरेट लगातार खोल रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर सारे प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट कराने की स्थिति में है। वह स्थिति केंद्र सरकार की बिहार को लेकर के नहीं है। तो यहाँ पे मतलब और मायने दो ही बातें, क्या बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार खुद जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी व्यवस्था कर देगी जिससे कि नीतीश कुमार चले जाए। ये एक सवाल होता है, यानी आरजेडी में शामिल हो जाए। क्या इस समय में नीतीश कुमार, लालू परिवार या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर हरकत इस बात को लेकर के होने लगा कि आखिर चिराग पासवान भी शिफ्ट करे और साथ में मांझी भी शिफ्ट करे? क्या ऐसी स्थिति बिहार की राजनीतिक में बन सकती है? क्या ये केवल एनालिसिस है, अनुमान है? क्या ऐसी अगर स्थिति बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है, तो फिर चिराग पासवान को अगर बिहार के भीतर चेहरा भारतीय जनता पार्टी बना दे अगले विधानसभा चुनाव में, तो एक तरफ चिराग पासवान का होना, दूसरी तरफ चिराग तेजस्वी यादव का होना, और एक राजनीतिक सीनियर एम्पायर के तौर पर पीछे नीतीश और लालू की मौजूदगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। क्या ऐसी परिस्थिति बिहार के भीतर बन रही है या फिर बना दी गई है? आप ये भी सोचेंगे कि हाँ हो सकता है, कोई ये कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है। तो फिर दिल्ली के भीतर इतनी बड़ी हरकंप के बीच जो 4-5 परिस्थितियां उभर करके निकल करके देश के सामने आ रही है, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान करके चल रही है कि जो राजनीति इससे पहले बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने साधी थी, केवल उतना भर से इस बार काम नहीं चलेगा। और यूं ही सर संचालक मोहन भागवत या फिर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर यूं ही नहीं कह रहा है कि मंदिर के नाम पर राजनीति अब बंद होनी चाहिए, वो यूं ही इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि मंदिर की परिस्थिति आते आते बिहार के भीतर जातीय समीकरण एक नई दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाती है। तो एक पूरी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर पारंपरिक सियासत को बदलने को लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई दूसरी बात यह होती है चेहरे को लेकर। डबल इंजन और डबल चेहरा अब नहीं चलेगा। डबल इंजन का मतलब दिल्ली में भी सकता है और बिहार में भी हो जाए, ये नहीं चलेगा। डबल चेहरा का मतलब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा, नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे में वो कौन सी परिस्थिति है जिसके अंदर बिहार की राजनीतिक गलियारों में किसी नए चेहरे को सामने रख करके चुनाव लड़ा जाए और नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए क्या चिराग पासवान की एंट्री बिहार की राजनीतिक में करा दी जाए, मतलब सीनियर लेवल पे। और एक और बात है, क्या सच में बिहार के भीतर मुस्लिम यादव गठबंधन की राजनीति बिहार के अंदर चलती रही? उसमें कांग्रेस को लेकर के मुस्लिमों के भीतर जो सवाल थे वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस और आरजेडी बिहार के भीतर साथ रह जाएगी तो मुस्लिम पूरी तरीके से वोट उनको डालेगा। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठने लगे, क्या हम इसी तरीके से जो महाराष्ट्र के भीतर खेल हुआ वैसा ही यूपी में हो जाएगा, वैसा ही बिहार में हो जाएगा? तो फिर कांग्रेस तो कभी भी पनप ही नहीं पाएगी। तो फिर कांग्रेस या तो बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी करनी है या फिर ये कहे कि अपने भूते ही कांग्रेस को लड़ना है। इन परिस्थितियों के भीतर आरिफ साहब यानी बिहार के भीतर राजभवन के भीतर राज्यपाल साहब आरिफ साहब किस रूप में सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, सब आदमी की नजर उनके ऊपर जाकर के टिक जाएगी और उसके लिए बिसात कहीं ना कहीं बिछनी शुरू हो गई। वहीं पर एक और सवाल, क्या बिहार के भीतर सच में जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा? उनके सारे सिपा सलार इस दौर में जो दिल्ली के भीतर पहुंचे हैं उनके साथ कार्यक्रम शुरू हो गया है और दिल्ली चुनाव खत्म होते होते यानी फरवरी के महीने बीतते बीतते बिल्कुल नई परिस्थिति बिहार की राजनीति के भीतर आकर खड़ी हो जाएगी। वहीं पर आखिरी और अंतिम सवाल कि आखिर प्रशांत किशोर की भूमिका
बिहार की राजनीति में क्या रहेगी। प्रशांत किशोर जिस तरीके से लालू और नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, सच में कि वो उपचुनाव में उस विकल्प के रूप में उभर कर नहीं आ पाए, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी से हट करके होगी, क्योंकि उन्होंने अब तक सीधे बीजेपी के ऊपर निशाना कभी साधा ही नहीं। जो सत्ता में है उन पे साधा गया, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं, लेकिन कांग्रेस भी प्रशांत किशोर के निशाने पर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक नहीं आई है, जो इस तरीके से खुल करके आ जाना चाहिए था। खैर, क्या उनकी प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार के भीतर बिल्कुल नई दृष्टि के साथ एक राजनीतिक गठबंधन के आश्रय जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दिखाई न भी दे तो इस परिस्थिति में रहेगी क्या? इन 4-5 सवालों के भीतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की वो आर्थिक, माली, बेरोजगारी, युवाओं की वो परिस्थिति जो पहली बार बिहार के भीतर राजनीतिक शक्ल अगर ले लेती है तो वो किसके पीछे चलेगी। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में काफी बड़ा हो चला है और इस सवाल का जवाब अभी भी न बिहार के भीतर नीतीश कुमार के पास है, न दिल्ली में बैठे अमित शाह के पास है। और यही वह परिस्थिति है जिसकी काट इस समय में भारतीय जनता पार्टी ढूंढना चाह रही है। कांग्रेस अब तक बिहार के भीतर हरकत में आई नहीं। जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर इस बात को मानकर चल रही है कि इस परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेना चाहिए, लेकिन नीतीश और लालू उनके पास एक ही हथियार है। बार बार तेजस्वी यादव जो कहते हैं और कुछ दिनों तक डिप्टी सीएम ही रहे, लेकिन वो कितने नौकरियां बांट डाले, एकमात्र यही हथियार है आरजेडी और तेजस्वी यादव के पास। लेकिन यही एकमात्र हथियार सत्ता तक कभी पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि बिहार की माली स्थिति बहुत ठप है, गरीबी रेखा से बहुत नीचे। इसीलिए पहली बार बिहार को लेकर के जो चिंतन मनन दिल्ली दरबार के भीतर है, उसके पहले पन्ने पर नीतीश कुमार का नाम तो होता है, लेकिन उस चेहरे के आश्रय बिहार के भीतर राजनीति साधने का नाम कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। पहली बार लालू प्रसाद यादव को लेकर के इतनी गंभीरता नहीं है, बनिस्पत चिराग पासवान को लेकर के जितनी बड़ी गंभीरता इस दौर में उभरने लगी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और बिहार को लेकर के जो कुछ भी दिया गया, चाहे 2014-15 के दौर में हो या फिर कहे जो तमाम सारी योजनाओं का ऐलान हो या फिर 1.25 लाख करोड़ देने का जिक्र हो, उससे हट करके ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसके लिए राजभवन को अब बहुत सारी चीजें इन चंद महीनों में तय करनी है। और ये चंद खेल बिहार के नया राज्यपाल आरिफ साहब को ही सारा खेल खेलना है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरिफ साहब के पीछे खड़ी नजर आएगी, क्योंकि बिहार का रास्ता उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। इस बात को आज के दौर में हर कोई जान रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रयोगशाला से कोई भी डिगने के लिए दिल्ली के भीतर तैयार नहीं। तो उससे पहले बिहार को अपने अनुकूल भारतीय जनता पार्टी को करना है, तो ये मानसिकता दिल्ली के भीतर अमित शाह के घर में देर रात तक चिंतन मनन, तमाम सारी परिस्थितियां उस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। इंतजार दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद का होगा, लेकिन बिसात बिहार के भीतर बिछनी शुरू हो गई है, जो शायद नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी भी है और नीतीश कुमार के लिए एक नया रास्ता खोलने की परिस्थितियां भी हैं। तो खैर, इन दोनों बातों के बीच दिल्ली की धड़कनें कहीं न कहीं बढ़ी हुई है। दिल्ली बिहार को गंवाना चाहती नहीं है और बिहार को गंवाना वो कभी चाह भी नहीं रही है। और सच में इसके लिए बहुत पैसा चाहिए और इंतजाम कहीं ना कहीं इसके लिए भी हो रहा है। खैर, इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।